आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब जैसे हमें पता है रिफ्रैक्शन होता है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, ठीक है, फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अब आपको कुछ भी हो सकता है, जब लाइट रे आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो क्या कर जाती है, वहां से बेंड कर जाती है, अपनी डायरेक्शन को स्लाइटली चेंज कर देती है। और इसका कॉज, इसका रीजन हमने पढ़ा था कि इसका कॉज क्या होता है, वहां पे चेंज इन स्पीड। ठीक, जब किसी लाइट की किसी मीडियम में जाने के बाद स्पीड चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से वो क्या कर देती है, अपनी डायरेक्शन को स्लाइटली चेंज करके अपने पास से हट के एक नई डायरेक्शन में चली जाती है और थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और उसी बेंडिंग ऑफ लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब हम ये बोल रहे हैं बार बार कि व्हेन अ लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, तो वो किस तरह से बेंड होगी, क्या क्या उसके रूल्स होंगे, किस पॉइंट पे वो लाई करेगी या किस तरह से वो एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बनाती है, वो चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो लॉज गिवन होते हैं। फर्स्ट रूल होता है आपका द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन अ सेम प्लेन। लेट्स सपोज हमने एक ग्लास सरफेस लिया, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जो कि हमारे लिए डेंसर मीडियम का काम करेगी। ये हमारे लिए हो गया डेंसर मीडियम, सेकंड मीडियम, और फर्स्ट मीडियम हो गया रेयर, जहां से लाइटें आ रही है। लेट्स सपोज लाइट आपका एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो ये मीडियम फर्स्ट हो हमारे लिए और ये मीडियम सेकंड होता है। तो यहाँ पे लाइटें जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, बेंड हो जाएगी, अपनी स्पीड को चेंज कर देगी। तो यहाँ पे अगर ये सरफेस है तो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर जो हमारी रे होती है उसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक्ट करेगी नॉर्मल का। यहाँ पे किसी भी एंगल पे ऑब्लिकली हम एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं और उस लाइट रे को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। ठीक, जिस पॉइंट पे बाउंड्री ऑफ द मीडियम, ये क्या है हमारे लिए, बाउंड्री है मीडियम की, क्योंकि इसके ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, तो ये बाउंड्री ऑफ द मीडियम है। इस पॉइंट पे हमारे लाइट ने इंसिडेंट किया तो ये हमारी जो लाइट रे है इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे भी इसी पॉइंट पे, देखिए नॉर्मल रे आपकी हर जगह बन सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल रेज बन सकती है, क्योंकि अगर हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट आप एक पर्टिकुलर रे ड्रॉ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रे, एक परपेंडिकुलर रे डाल सकते हैं। बट हमें कौन सी रे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जहां पे आपका इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे हुई, यहीं पे नॉर्मल रे हुई और लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है, तो कहाँ पे जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी जिसकी वजह से वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी और लाइट रे यहाँ पे चलेगी। तो ये होती है इंसिडेंट रे, दैट इज नॉर्मल रे एंड दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ से इस फिगर से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आपकी तीनों के तीनों रे एक ही पॉइंट पे एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट लाइट रे पड़ी है, स्ट्राइक करा, उसी पॉइंट पे ये तीनों एक प्लेन के अंदर लाई करती हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ और फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, that all incident ray, refracted ray, normal ray lies on a same plane at one point of incident। ठीक है, एक ही पॉइंट पे वो लाई करेंगी। अभी सेकेंड लॉ क्या होता है आपका, सेकेंड लॉ स्टेट करता है, एक रिलेशन बताता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में। इंसिडेंट एंगल होता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, देखिए हमारा दो तरीके होते हैं किसी भी ग्लास सरफेस पे, ठीक है, कोई भी डिफरेंट मीडियम है उसके ऊपर लाइट रे डालने के लिए, उस पर स्ट्राइक कराने के लिए, या तो आप उसे किसी एंगल पे डालेंगे, ऑब्लिकली डालेंगे, या फिर आप उसे परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, या तो एंगल आपके एक्सेप्ट 90 होंगे,
ठीक, जो आपका 45 डिग्री हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है, 30, 60, बहुत सारे एंगल है, या फिर आप उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम पढ़ चुके हैं। इफ वी इंसिडेंट अ लाइट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर हम सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमने देखा था कि उस केस में लाइट रे बेंड नहीं होती है और लाइट रे बिल्कुल सीधा चली जाती है। ठीक है, तो अगर एक लाइट रे आपका सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो सीधी चली जाएगी, तो उस केस को हम नहीं शो करते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, बेंडिंग होती ही नहीं है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एंगल लेना पड़ेगा। अब एंगल हम कहाँ से कंपेयर करेंगे, इस नॉर्मल से कंपेयर करेंगे। तो इसलिए बोला जाता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल आई हो गया। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल है उसको बोला जाएगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन के अंदर दोनों के एंगल के बीच में कंपेयर करते थे, एक रिलेशन बताते थे और ये बताते थे कि प्लेन मिरर के लिए दोनों एंगल कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही पढ़ा था कि दैट ऑलवेज जो आपका इंसिडेंट एंगल है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, यहाँ पे एक केस में एंगल बड़ा होता है, इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है रिफ्लेक्टेड से, और एक केस में आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा होता है इंसिडेंट से। तो यहाँ पे एंगल आपके जस्ट इक्वल नहीं है, कम या ज्यादा है, तो एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया जाता है और उस रिलेशन को बोला जाता है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया था और बोलते हैं द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द रेशियो बता रहे हैं हम यहाँ पे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। दैट इज आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, ये साइन टैन कॉस हम मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, तो हमने बोला कि हमारे इंसिडेंस एंगल की साइन टर्म और रिफ्लेक्टेड एंगल की साइन टर्म का एक रेशियो होता है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी देती है फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये वैल्यू कैसे आती है आपके, ऑलवेज कांस्टेंट आते हैं। पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम कैसे हो गए, हमने बात करी, हम सिर्फ और सिर्फ एयर और ग्लास की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ये वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अगर हम एयर और लिक्विड के लिए बात करेंगे तो वहां पे ये वाली वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट होगी, बट लिक्विड और एयर के केस में हर जगह पे वो वैल्यू कैसी रहेगी, आपकी सेम रहेगी। तो ये पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो ये वाली वैल्यू होती है आपका साइन आई ओवर साइन आर, वो कांस्टेंट होती है। इस वाली टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को बोला जाता है और दूसरी ये जो कांस्टेंट टर्म आई है इसको बोला जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस टर्म को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, हमें क्या इंडिकेट करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये इंडिकेट करने में हेल्प करता है कि लाइट रे किस मीडियम से कितने मीडियम में जा रही है, वो कितना ज्यादा बेंड हो सकती है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में इंडिकेशन देता है हमें कि उसकी कितनी ज्यादा वो कितना ज्यादा किसी भी लाइट रे को बेंड कर सकती है। ठीक, अगर हम लिक्विड की बात करें और हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, हमने दो डिफरेंट मीडियम लिए, तो अगर लाइट रे एयर से लिक्विड में जा रही है एक केस में और एक केस में लाइट रे एयर से सॉलिड में जा रही है, तो दोनों ही केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि लिक्विड ज्यादा लाइट रे को बेंड कर रहा है या सॉलिड लाइट रे को ज्यादा बेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट तरीके से लाइट रे को बेंड करेंगी। जो ज्यादा आपका डेंसर मीडियम है वो ज्यादा उसको बेंड करेगा, जो कम डेंस है वो कम उसको बेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक पर्टिकुलर मीडियम है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि वो कितना ज्यादा किसी भी लाइट रे को बेंड कर सकता है। ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, अपने पाथ से वहां से चेंज करा सकता है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट टर्म होती है, किसी भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट रहती है और कैलकुलेट कैसे होता है आपका साइन आई ओवर साइन आर से। सपोज आपको किसी केस में आई की वैल्यू गिवन कर दी है, आई दे दी आपको 30, ठीक है, तो आप यहाँ से साइन 30 की वैल्यू निकाल दीजिए, आपको आर गिवन होगा। ठीक, आर
आपको दे दिया है वहां पे, मान लीजिए 75 दे दिया है, 60 दे दिया है, तो वहां से साइन 60 की वैल्यू लिखिए, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और किसी भी पर्टिकुलर पेयर के लिए वैल्यू कैसे रहेगी हमारी, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है।